और इसीलिए नरेंद्र भाई को कड़क चाय बनाने वाला भी कहा जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम न्यूज 360 डिग्री में भी आपका स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखने वाले हैं। देश और दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी खबरें जो होंगी दमदार भी तो असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में आपको दिखाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने अपना जीत का परचम लहराया है। डूसू चुनाव में 4 पदों में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत दर्ज हुई है। वहीं उपाध्यक्ष पद एनएसयूआई के खाते में गया है। मतदान की बात करें, इस बार डूसू चुनाव में 39.36% मतदान हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में एबीवीपी के आर्यन मान ने 16,196 वोटों से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। उन्हें कुल 28,841 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई की जोशलिन नंदिता चौधरी को 12,645 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला को जीत मिली। सचिव पद पर एबीपी के कुणाल चौधरी जीते। वहीं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की दीपिका झा ने जीत दर्ज की। हालांकि वोटिंग के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। एनएसयूआई ने एबीवीपी पर डीयू प्रशासन के साथ मिलकर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। डूसू चुनाव में कुल 1,53,100 में से 60,272 छात्रों ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत 39.36% रहा। इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच ही था। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक किन्नर के आवास पर छापेमारी की है, जिस किन्नर के आवास से 46 लाख रुपए, 1 किलो सोना और 16 किलो चांदी बरामद हुई है। ये किन्नर रहीसा सीधे सीधे टिल्लू ताजपुरिया गैंग के संपर्क में थी, जिसके आधार पर इसके आवास पर छापेमारी की गई है और मोटा कैश के साथ सोना और चांदी भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शाहबाद डेरी इलाके में रहने वाली रहीशा नाम की किन्नर के घर छापा मारा। घर की तलाशी ली गई तो एक से एक कीमती सामान और जेवर मिलने लगे। सूत्रों के मुताबिक रहीशा का लिंक दिल्ली के कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग से है। बताया जा रहा है कि रहीशा की शादी गैंग के गुर्गे मुकेश से हुई है। टिल्लू ताजपुरिया गैंग लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में रंगदारी, सुपारी किलिंग और स्मगलिंग जैसे अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस को शक है कि बरामद रकम और कीमती धातुएं गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ी लेन देन का हिस्सा हैं। रेड के बाद पुलिस ने रहीशा को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जारी बीपीएससी TRE 4 के विज्ञापन पर विवाद फिर से गर्मा गया है। सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों के हाथ में तख्तियां और बैनर थे, जिसमें लिखा जल्द से जल्द TRE 4 का विज्ञापन निकालो। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आचार संहिता लागू होने से पहले TRE 4 के नोटिफिकेशन की मांग की और इसको लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। इस दौरान विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार ने किया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की देरी अब युवा अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल बीपीएससी TRE 4 शिक्षक भर्ती के लिए बिहार सरकार ने मई 2025 में विज्ञापन जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक 1,20,000 सीटों की बहाली का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं सरकार द्वारा जारी केवल 26,000 सीटों का विज्ञापन अभ्यर्थियों को जुमला और केवल लॉलीपॉप देने जैसा लग रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की नीति, प्रमाण पत्रों की जांच और परीक्षा का कैलेंडर समय पर लागू नहीं होता तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद अब सरकार भी दबाव में दिख रही है। उत्तराखंड
के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी में आके आज एशियन कैडेट कप को शुभारंभ करके गए हैं और एक प्लेयर्स के साथ मिलके एक अच्छा सा मैसेज भी देके गए हैं। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इस आयोजन में 17 देशों के तलवारबाज भाग ले रहे हैं। तलवारबाजी के एशियन कैडेट कप में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तलवारबाजी की कला प्राचीन भारत से गुरुकुल के जमाने से सिखाई जाती है। आधुनिक भारत में इसे प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, पर अब मिल रहा है। श्री राम और उनके भाई ने गुरुकुल में तलवारबाजी का अध्ययन किया। उत्तराखंड में भी जल्द तलवारबाजी को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा एक बार फिर से अपने बयानों के चक्कर में सुर्खियों में लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी हां, सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान उनको घर जैसा लगता है। उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत जो है वो लगातार बढ़ गई है और इससे पहले भी सैम पित्रोदा अपने बयानों से कांग्रेस के लिए मुसीबत को बढ़ाते आए हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सैम पित्रोदा ने विदेश नीति पर बात करते हुए भारत से अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान गया हूं और वहां मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और वहां भी घर जैसा ही महसूस होता है। सैम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब पाकिस्तान के मुद्दे पर खुद सवालों के घेरे में आ गई। इससे पहले भी सैम पित्रोदा कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। हर बार उनके बयानों के चलते कांग्रेस को आलोचना झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों का धरना समाप्त करने गए हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम अचानक सांड के आने से भगदड़ मच गई, जिसमें खेल मंत्री गौरव गौतम को मीडिया से बिना बातचीत करे ही वापस लौटना पड़ा। गरिमा ये रही कि किसी को वहाँ कोई चोट नहीं आई। दरअसल गौरव गौतम यहां ग्रामीणों का धरना समाप्त कराने पहुंचे थे। मंत्री जी सभा के बाद मीडिया से बातचीत करने के लिए खड़े ही हुए, तभी एक आवारा सांड मंत्री जी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ये देखकर लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, मंत्री जी हटिए हटिए, बचिए बचिए। सांड के अचानक आने से मंत्री भी घबरा गए और मीडिया से बातचीत करना छोड़ तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गए और धरना स्थल से निकल गए। हालांकि इससे पहले मंत्री के संबोधन के दौरान बिजली भी गुल हो गई थी, जिसके बाद मंत्री जी ने बिना माइक ही लोगों से संवाद किया। यूपी के श्रावस्ती में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। साथ ही चोर अब लोगों के घरों में धमकी भरे मैसेज चिपका रहे हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में है। ऐसा ही मामला बनगई गांव का है, जहां पर ये नोटिस चिपकाया गया है। ग्रामीणों में पूरी दहशत का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उड़ते ड्रोन से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोर अब सीधे धमकी देकर लोगों को डराने लगे हैं। श्रावस्ती के मल्हीपुरा इलाके में ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां चोरों ने बनगे गांव में एक जगह पर धमकी भरा नोटिस लगाया। इस नोटिस में लिखा गया था कि 20 सितंबर तक 5 गांव को लूटा जाएगा, चाहे कितनी भी पहरेदारी कर लो, कोई बचेगा नहीं। ग्रामीणों ने जैसे ही इस नोटिस को देखा, वो दहशत में आ गए। गांव वालों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पूरे इलाके में फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस भी लगातार निगरानी कर रही है। थाना मल्लीपुर में एक नोटिस चस्पा कर चोरी और लूट की घटना कायद किए जाने की सूचना पुलिस के संज्ञान में आई है। प्रथम दृष्टया जांच करने पर ये अफवाह फैलाने की शरारत प्रतीत हो रही है, परंतु इन सभी गांवों में पुलिस की गश्त लगातार बढ़ा दी गई है। भारत में नया आईफोन लॉन्च होते ही आईफोन को चाहने वालों की कमी नहीं है और इसी वजह से जब भी देश में नया आईफोन लॉन्च होता है, मानो इस आईफोन को खरीदने की लोगों में होड़ सी मच जाती है। लेकिन मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने है जिसने हर किसी को चौंका दिया। आईफोन खरीदने की लोगों की भीड़ ने यहाँ पर इतनी बड़ी वो तादाद में बढ़ गई भीड़ कि लोग एक दूसरे से हाथापाई तक पे उतर आए। ये है लोगों के भीतर आईफोन को लेकर के क्रेज। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 19 सितंबर से भारत में आईफोन 17 सीरीज और बाकी नए एप्पल प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू हो गई है। इस फोन का क्रेज इतना है कि पहले मैं की लड़ाई में हाथापाई हो गई। आईफोन 17 सीरीज के फोन को पहले ही दिन खरीदने के लिए सैकड़ों कस्टमर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल स्टोर पर पहुंचे थे।
यहाँ भीड़ और लोगों की आईफोन सबसे पहले खरीदने की चाह इतनी ज्यादा थी कि स्टोर के बाहर ही हाथापाई की नौबत आ गई। यहाँ भीड़ के बीच खूब मारपीट हुई। हालात इस कदर खराब होते दिखे कि पुलिस कर्मियों और स्टोर के सिक्योरिटी स्टाफ को बीच बचाव करना पड़ा और बल प्रयोग कर भीड़ को शांत करना पड़ा। इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया एक स्मार्टफोन के इर्द गिर्द सिमट गई है। ऐसी मारामारी तो राशन के लिए भी नहीं होती जैसी एक फोन खरीदने के लिए देखी गई। शारदीय नवरात्रि में विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि सभी का डीएनए एक है और यदि सब गरबा में यदि आना चाहते हैं तो वो धोती कुर्ता पहन के आएँ और हाथ में कलावा बंधवाएं और माता की आरती के साथ गरबा का आनंद लें। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री में कोई परेशानी नहीं है। जिसे ये लगता है कि उसके माँ बाप से कोई भूल हो गई है, वो गलत धर्म में पैदा हो गए हैं, वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबे में आ जाएं, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहन कर आएं, अपने बहन भाई माँ बाप सबको लेकर आएं। साथ ही जो भी रिश्तेदार माँ की आराधना करना चाहते हैं और सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं सबको साथ लेकर आएं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। साथ ही उन्होंने गरबा पंडालों में आकर लव जिहाद फैलाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चाचा भतीजी को लोगों ने चोर समझकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। जब इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस के सामने हुआ तो सब लोग दंग रह गए। दरअसल कानपुर में रावतपुर थाना इलाके के मसावनपुर में एक अजनबी शख्स महिलाओं के कपड़ों में घूम रहा था। इलाके के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने इस शख्स को चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। इतने में शख्स की भतीजी भी मौके पर आ गई। भीड़ ने इस शख्स और उसकी भतीजी दोनों के साथ मारपीट की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और भीड़ के चंगुल से दोनों को छुड़ाया। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि वो कोई चोर नहीं है, बल्कि अपनी भतीजी के प्रेम प्रसंग की रेकी करने के लिए महिला के वेश में इलाके में घूम रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे चोर समझ लिया। पुलिस ने चाचा भतीजी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। उत्तराखंड में चमोली में बादल फटने की वजह से कई लोग मलबे में दब गए। हालांकि रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और कई लोगों को रेस्क्यू करके वहां से बाहर निकाला गया, लेकिन एक शख्स जो कि 18 घंटे के बाद उसे मलबे से बाहर निकाला गया, वो भी जिंदा। चमोली जिले के नंदानगर में आई प्राकृतिक आपदा से कुंतरीपाली, सैंती और धुरमा गांव में भारी तबाही मची है। यहां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। रेस्क्यू टीम ने मलबे के ढेर से 18 घंटे बाद एक शख्स को जिंदा निकाला। 42 साल के कुंवर सिंह मौत के मुंह से जिंदा लौटे हैं, जबकि उनकी पत्नी और 2 बेटे अभी भी फंसे हैं और उन्हें बचाने के लिए अभियान चल रहा है। ग्रामीण भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मदद कर रहे हैं। मलबे के ढेर में लोगों को तलाशा जा रहा है। रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि मलबे में फंसे लोगों को किसी भी तरह से जिंदा बचाया जा सके। अक्सर लोग शासन प्रशासन से या सरकारों से आहत होकर, दुखी होकर, परेशान होकर, तंग होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने का जरिया अपनाते हैं। मतलब धरने के जरिए वो ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी जो मांगे हैं या उनकी जो बातें हैं वो शासन प्रशासन तक पहुंच जाए, सरकारों तक पहुंच जाए। लेकिन अब एक ताज़ा मामला गुजरात के वडोदरा से सामने आया और बड़ा अजीब व गरीब मामला है। यहाँ पर एक महिला अपनी बात मनवाने के लिए धरने पर बैठ गई, लेकिन उसकी मांग थी क्योंकि गोलगप्पे उसे कम मिले। मतलब गोलगप्पे वाले ने उसे 2 गोलगप्पे कम क्या दिए कि महिला रोती बिलखती धरने पर सड़क पर बैठ गई। वडोदरा के सूरसागर इलाके में पानीपुरी को लेकर बवाल हुआ, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ एक महिला ने पानीपुरी खाने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल गोलगप्पे वाले ने 20 रुपए में 6 पानीपुरी देने की बजाय महिला को सिर्फ 4 पानीपुरी दी। इस बात पर महिला का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो बीच सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगी और गोलगप्पे वाले ट्रक को रोकने की जिद करने लगी।
ट्रक ड्राइवर ने समझाने की कोशिश की कि सामान महंगा होने के कारण ही ये दाम रखा गया है, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय महिला ने हंगामा कर दिया। महिला ने पुलिस बुलाने और पानी पूरी वाले ट्रक को रोकने की मांग की। ट्रक ड्राइवर ने कई बार समझाने की कोशिश की, दाम में बदलाव की वजह से सामान की कीमत बढ़ी है, लेकिन महिला 6 गोलगप्पे की अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसी स्थिति के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम भी हो गया। आखिरकार स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला ने अपना आरोप दोहराया कि उसे 20 रुपए में 6 गोलगप्पे ही चाहिए, लेकिन ट्रक ड्राइवर सिर्फ 4 पीस दे रहा है। पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश की कि इस तरह की बात पर सड़क पर बैठकर हंगामा करना ठीक नहीं है। साथ ही ट्रक ड्राइवर को ग्राहकों से पहले ही रेट स्पष्ट करने की भी हिदायत दी ताकि इस तरह के विवाद से बचा जा सके। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक स्कूल बस ड्राइवर के द्वारा बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का मामला सामने आया है। मामले के संज्ञान में आते ही स्कूल प्रबंधन ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है और आगे की कार्रवाई की मांग की। ये मामला चित्री थाना इलाके के गढ़ा जसराजपुर के एक निजी स्कूल का है, जहां स्कूल बस के ड्राइवर शाहरुख ने स्कूल बस में बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। स्कूल मैनेजमेंट तक जब ये खबर पहुंची तो प्रिंसिपल ने आरोपी ड्राइवर पर सख्त एक्शन लिया। बस चालक शाहरुख के खिलाफ चित्री थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। स्कूल मैनेजमेंट ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस बार 2 अक्टूबर के दिन रावण दहन दशहरा के पर्व पर महालक्ष्मी नगर में आपको अनोखा रावण दहन देखने को मिलेगा, जिसमें बहुचर्चित हत्याकांड सोनम रघुवंशी को दर्शाया जाएगा। इंदौर न्यूज़ इंडिया के लिए इंदौर से अंकित खरे की रिपोर्ट। इंदौर में इस बार दशहरा पर शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतले जलाए जाएंगे। शूर्पणखा के पुतले पर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून पर हत्या करने वाली उसकी पत्नी सोनम का चेहरा लगाया जाएगा, जबकि पतियों की हत्या करने वाली बाकी महिलाओं के चेहरे शूर्पणखा की सेना के पुतलों पर लगाए जाएंगे। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली पौरुष नाम की संस्था 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन इंदौर के दमहा लक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में इन पुतलों का दहन करेगी। दहन से पहले पुतलों को ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के रूप में पूरे शहर में घुमाया जाएगा। पीड़ित परिवारों को इस आयोजन में भी बुलाया जाएगा। यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुए फायरिंग के मामले में बरेली पुलिस और एसओजी की टीम का एक्शन लगातार जारी है। गोली लगने के बाद से घायल हुए 2 बदमाश अपराध से तौबा करते हुए नजर आए। ये मुठभेड़ बरेली में बिहारीपुर नदी पुल के पास हुई। पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम रामनिवास और अनिल हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश रामनिवास के पैर में गोली मारी। पुलिस से मुठभेड़ के बाद बदमाश की अकल ठिकाने आ गई। बदमाश रामनिवास ने कहा कि अब यूपी नहीं आएंगे, बाबा की पुलिस के आगे नहीं आएंगे। रामनिवास राजस्थान के ब्यावर जिले के जैतारण थाना इलाके के बेटकला गाँव का रहने वाला है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। वहीं अनिल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। गोरखपुर में नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या में शामिल पशु तस्कर की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी अजब हुसैन का बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा था, जहां आज उसने दम तोड़ दिया। मृतक आरोपी की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी 21 साल के अजहर उर्फ अजब हुसैन के रूप में हुई। दरअसल 15 सितंबर की रात गांव में घुसे पशु तस्करों की ग्रामीणों से भिड़ंत हो गई थी। तस्कर नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता को अपनी गाड़ी में खींच के ले गए थे। उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। इस दौरान भीड़ ने अजहर को पकड़ लिया था, उसे पीट कर अधमरा कर दिया था। उसे छुड़ाने में एसपी और दरोगा भी घायल हो गए थे। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की थी। इस मामले में 2 दिन पहले पुलिस ने बाइक से जा रहे 3 बदमाशों को कुशीनगर में एनकाउंटर में पकड़ा था। इस दौरान आरोपी रहीम के दोनों पैरों में गोली लगी थी। उधर कुशीनगर में एडीजी मुकेश अशोक जैन ने 2 थाना इंचार्ज, 5 दरोगा समेत 25 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। एसपी संतोष मिश्रा को लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।
मणिपुर के बिष्णुपुर में आज अज्ञात हमलावरों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया और ये हमला शाम करीब 5:50 पर नंबोल सबाल लाइकाई इलाके में हुआ। हालांकि फिलहाल अभी जांच पड़ताल जारी है। अज्ञात बंदूकधारियों ने असम राइफल्स के सुरक्षा कर्मियों से भरी 460 टाटा गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ये काफिला इंफॉल से बिष्णुपुर की ओर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग की घटना में एक जवान की हालत गंभीर है, जबकि अन्य जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक जांच और गश्त तेज कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है और उनका कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बीते 10 सितंबर को उन्होंने पहले महिला के साथ अपहरण किया, उसके बाद रेप जैसी संगीन घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले का दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से समीर मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप महिला ने बेहद संगीन लगाए, जिसके आधार पर यह भी कहा था कि वो शहर छोड़कर भाग सकता है क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। समीर मोदी की गिरफ्तारी दुष्कर्म के एक मामले में हुई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बीते 10 सितंबर को एक महिला ने समीर के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने समीर मोदी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। असम के हार्ट ऑफ जुबिन गार्ग का निधन की खबर से ही पूरे असम शोक में डूबा हुआ है और असम के मुख्यमंत्री समेत सभी लोग शोक में डूबे हुए हैं। उनके परिवार के लोग काफ़ी दुख में हैं। साथ ही असम के कई युवा जो हैं वो भी अपने प्रिय संगीतकार को निधन की खबर से काफ़ी चिंतित है। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का सिंगापुर में एक दर्दनाक स्कूबी डाइविंग हादसे में निधन हो गया। जुबिन को पुलिस ने समुद्र से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शिरकत करने और परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर पहुंचे थे, जहां वो भीषण हादसे का शिकार हो गए। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के जोरहाट में हुआ था। वो बचपन से ही संगीत के बेहद शौकीन थे। उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और अपने अनोखे अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। असमिया सिनेमा में उनका योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें असम का रॉक स्टार कहा जाने लगा था। बॉलीवुड में भी जुबिन गर्ग ने अपनी खास पहचान बनाई। साल 2006 की फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस गाने में उन्हें देश भर में शोहरत मिली। इसके अलावा उन्होंने दिल तू ही ये बता, क्रिश 3, जाने क्या चाहे, मन बावरा, प्यार के साइड इफेक्ट और कई अन्य हिट गाने गाए। कानपुर में एक बेटे ने अपने पिता को अपने दोस्त के साथ मिलकर गला दबाकर मार दिया और फिर पिता के उस शव को 75 किलोमीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डाल करके शव को जला दिया। दरअसल जब बेटे से पूछताछ में पूछा गया कि उसने इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिया, तो बेटे ने ये बताया कि उसने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम दृश्यम था और उस फिल्म को देखने के बाद से उसने इस घटना को अंजाम दिया। 12 जून 2025 को कमलापति तिवारी की पत्नी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कल्याणपुर थाने में दर्ज कराई। शुरू में ये मामला सामान्य गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन पुलिस की सर्विलांस टीम और कल्याणपुर थाने की सतर्कता ने इस रहस्य को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। गहन जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया, ये गुमशुदगी नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गांधी तिवारी और उसके दोस्त ऋषभ शुक्ला ने कमलापति तिवारी की हत्या की साजिश रची थी। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों ने सबूत मिटाने के लिए बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से प्रेरित होकर योजना बनाई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को एक गाड़ी में रखकर औरैया ले गए, जहां उसे नहर के किनारे फेंककर पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि सबूत ना बचे। और फिलहाल इस बुलेटिन के बाद रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।